निबंध वार्षिक परीक्षा में निबंध सबसे अधिक अंक का आता है और निबंध के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि गद्य लेखकों और कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। निबंध अर्थात निबद्ध, इसमें कोई एक विषय पूरी तरह से व्याकरण सम्मत बंधा हुआ होता है। निबंध शब्द जितना सरल लगता है, निबंध लिखना उतना ही कठिन है। निबंध जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसकी रूपरेखा आना चाहिए। इसीलिए बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो सबसे पहले जैसे ही किसी विषय का नाम आता है, हमारे दिमाग में उस निबंध की रूपरेखा आ जाती है। रूपरेखा का आशय है हम उसको एक आकार में देखते हैं, साकार रूप में देखने लगते हैं। जिस प्रकार हमारा रूप होता है, हम उसी प्रकार उसका रूप देखते हैं। किसी भी एक सुंदर से व्यक्ति को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है उसके चेहरे पर। चेहरा शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे अंदर बाहर की सारी बातें बता देता है। चेहरा ही हमारे शरीर का वो हिस्सा है कि हमारे अंदर क्या है, बाहर क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, हम किस प्रकार के हैं, ये सब कुछ चेहरे से ही ज्ञात हो जाता है, बशर्ते सामने वाला व्यक्ति समझने वाला हो। चेहरे में भी दो बातें और होती हैं। आंखें ये तो घर का भेदी होती हैं। घर का भेदी लंका ढावे, वो बात है। जब भी हम किसी से आंख मिलाते हैं, हमारे अंदर की सारी बात बाहर आ जाती है। नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत। हमारे नेत्र हृदय में हित है या अहित है, सब कुछ कहते हैं। जैसे निर्मल आरसी बुरा भला कह दे, जिस प्रकार एक निर्मल दर्पण जो होता है वो सब बता देता है कि आप बुरे हैं या भले हैं, आपके चेहरे पर गंदगी लगी हुई है या साफ सुथरा है, वो सब कुछ बता देता है। इसी प्रकार हमारे चेहरा और चेहरे में मुख्य चीजें हैं नेत्र, ये हमको साफ साफ बता देती है किसी को भी अपने अंदर की बात। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात छिपाता है तो वो नैना चुरा लेता है। जब कोई झूठ बोलता है, वो नेत्र से नेत्र मिलाकर कभी बात नहीं कर सकता। वो बात करेगा, देखेगा इधर उधर, समझ लेना कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। सच तो नैन से नैन मिलाकर कहा जाता है, क्योंकि यही तो एक, अगर देखा जाए, फिलॉसफी देखी जाए, साइकोलॉजी देखी जाए, तो उनमें सब में नेत्रों का बड़ा महत्व है। तो किसी भी निबंध के लिए भी कुछ ऐसी चेहरे की तरह कुछ है उसमें निबंध में, जो सर्वप्रथम आता है, जिसका नाम है प्रस्तावना। अंग्रेजी में इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, परिचय। अभी हमने आपको बताया कि चेहरे से ही किसी भी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। तो किसी भी निबंध का चेहरा उसकी प्रस्तावना होती है। इसका आशय ये हुआ कि जब भी हम प्रस्तावना लिखें, उस प्रस्तावना में निबंध के अंदर क्या है उसके, वो सब कुछ झलकना चाहिए। निबंध किस विषय पर लिखा गया है, निबंध का उद्देश्य क्या है, निबंध में किन किन बातों का समावेश है, सारी झलक उस इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना में आ जाना चाहिए।
क्योंकि प्रस्तावना ही निबंध का चेहरा है। अगर निबंध एक व्यक्ति है तो प्रस्तावना उसका चेहरा है। अब बात आती है चेहरे के अलावा अन्य भागों की, मध्य भाग की, जो चेहरे से गले से नीचे कमर तक, इसको हम कहते हैं मध्य भाग, उदर, पेट, जो भी कहना चाहें। ये ऐसा टैंक है, ऐसा हमारा जितना शरीर है, कुछ भी खा लो आप। देखिए इंसान को स्वाद कहां कहां मिलता है। पहले मीठा खाता है, फिर कहता थोड़ा खट्टा लाओ, खट्टा खाता है, फिर कहता थोड़ी मिर्ची लाओ। मतलब उसका स्वाद का जो लेवल है वो खत्म नहीं हो रहा है, किसी एक चीज से स्वाद नहीं ले रहा है, वो हर चीज को खा रहा है। कभी गर्म पीता है, फिर कहता ठंडा पानी लाओ, तो उसका कुछ वो नहीं है। तो इसमें तो वो कुछ भी भर लेता है। फल फ्रूट भी खाएगा, ड्राई फ्रूट भी खाएगा, बाजार में बनने वाली वस्तुएं भी खाएगा, और कहेगा घर जैसा भोजन कहीं नहीं मिलता है। तो ये उदर जो है हमारा, इसमें आप कुछ भी डाल लो, अगर आपका शरीर पावरफुल है तो सब हजम कर जाएगा। निबंध में भी उदर होता है। प्रस्तावना के बाद हम जितनी भी शीर्षक लिखते हैं वो सभी उदर के समान होते हैं, वो सभी उदर होते हैं। तो चाहे 5 शीर्षक हो, 7 शीर्षक हो, 10 शीर्षक हो, सारे के सारे शीर्षक क्या कहलाते हैं? निबंध का उदर। ध्यान रखना, जितना आप उदर को, जैसे हम अपने पेट को सही रखने के लिए स्वस्थ भोजन, स्वच्छ भोजन, अच्छा आहार लेते हैं, उसी प्रकार निबंध में जो बीच में भरने वाला मटेरियल है, बीच में लिखे जाने वाले शीर्षक हैं, वो अच्छे होना चाहिए, जिससे कि निबंध का उदर सही बने। निबंध के अंत में आता है उसके चरण, पैर, क्योंकि चेहरा, उदर और पैर 3 हिस्सों में तो हमारा शरीर बटा ही है। इसी प्रकार निबंध को भी 3 हिस्सों में बांट दिया। सावयव सिद्धांत कहते हैं इसको। जब हम किसी को मानव शरीर के रूप में देखते हैं तो सावयव सिद्धांत कहते हैं इसको। तो जैसे ही हम चरण पर पहुंचते हैं तो चरण क्या होते हैं? चरण के तो चिन्ह शेष रह जाते हैं। चरण से हम ये पहचान कर सकते हैं कि कौन गया यहां से। हाथी निकला या बकरी निकली या इंसान निकला, समझ में आ जाता है। इसी प्रकार निबंध जो होता है, निबंध का जो चरण होता है, उसको उपसंहार या कंक्लूजन अंग्रेजी में बोला जाता है। इसमें जो भी आपने चेहरे से लेकर उधर तक जो आपने सब कुछ किया, अब वो जब जाने लगा तो बस उसके पद चिन्ह शेष रह जाते हैं, जिससे इसकी पहचान बनी रहे। तो उसमें अंत में निष्कर्ष आते हैं। कंक्लूजन या उपसंहार, ये क्या होता है? निष्कर्ष। उस निबंध का निचोड़ क्या है? निचोड़ क्या है? क्योंकि पानी आप सिर पर डालोगे, निचोड़ने के लिए वो चरणों पर ही पहुंचेगा, तभी आपके शरीर से हटेगा। तो निचोड़ होता है। तो जब भी आप किसी विषय पर निबंध लिखें, सबसे पहले जैसे आप अपने चेहरे को सुंदर रखने का बड़े प्रयास करते हो, विभिन्न प्रकार की केस विन्यास करते हो आप, जिसको हेयर स्टाइल बोलते हैं। हिंदी के कुछ शब्द बच्चों की समझ में कम आते हैं। जैसे आप केस विन्यास करते हो, अपने मुख पर विभिन्न प्रकार के लेप लगाते हो, क्रीम और पाउडर, काजल, बिंदी, टीका, जो भी आप लगाते हो अपने चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए तो करते हो ना। इसी प्रकार हम जब भी कोई निबंध लिखें तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निबंध का जो प्रस्तावना है वो सुंदर और सुसज्जित हो, सुंदर और सुसज्जित हो, और सारे निबंध की झलक उसमें हो।
तभी प्रस्तावना सफल होता है, सही होता है। तो हम जब सबसे पहले हमें निबंध की रूपरेखा लिखनी है। जैसे ही निबंध का नाम आता है हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक निबंध की स्ट्रक्चर या रूपरेखा आ जाती है। सर्वप्रथम प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद उदर में हमने बताया आपको उस निबंध से संबंधित बहुत से शीर्षक हम लिखते हैं। निबंध की शब्द सीमा भी आपको ध्यान में रखनी है। 150 से 250 तक लगभग सामान्यतः सभी निबंध पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो निबंध कम से कम 1.5 पेज या 2 पेज का होना चाहिए। इस तरफ और उस तरफ मिलाकर के 1.5 पेज या 2 पेज का होना चाहिए। और निबंध स्वच्छ लिखा हो, सुवाच्य हो, स्पष्ट हो, निबंध में कहीं काट पीट ना हो, तब जाकर के हमको अच्छी मार्किंग होती है। आज हमने निबंध लिया है पर्यावरण प्रदूषण। इस शीर्षक के अंतर्गत हम निबंध लिखेंगे। तो जैसे ही पर्यावरण प्रदूषण हमारे समक्ष एक विषय प्रस्तुत किया जाता है निबंध लिखने के लिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में निबंध की रूपरेखा आएगी और इसी रूपरेखा के आधार पर हम लिखेंगे सबसे पहले रूपरेखा, इसमें प्रस्तावना, दूसरी हम इसमें अब उधर की तरफ चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। हम पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण जो हमको ढके हुए है। इस पर्यावरण में क्या क्या आता है? हमारे चारों तरफ की गैसें वायुमंडल में, धरती ये हमारे चारों ओर है, हमारे आसपास रहने वाले इंसान, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु, हमारे आसपास के वृक्ष, हमारे आसपास नदियां, पर्वत, झरने, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, मंदिर, मस्जिद जो भी हैं वो सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। मक्खी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, चूहे, छिपकली, सांप, ये सब पर्यावरण के हिस्से हैं क्योंकि ये हमको चारों ओर से घेरे हुए। हम जब भी कहीं जाएं ये हमको घेरे हुए हैं चारों तरफ से। अगर ये घेरे नहीं होते तो हमको मिलते कैसे ये? तो ये सारी चीजें पर्यावरण है। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का घेरा। आप विस्तार कर सकते हो इसका इसी प्रकार से। अब बात आती है प्रदूषण। प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषण भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस दूषण। ये प्रा का मतलब है प्राथमिक, प्रारंभिक। इसका आशय हुआ प्रारंभिक, प्रारंभ, किसी भी वस्तु, चाहे वो जल हो, थल हो, या वायु हो, या पृथ्वी हो, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, उस अवस्था में दूषण का मतलब होता है दोष। उस अवस्था में यदि दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसको कहते हैं प्रदूषण। उसकी प्रारंभिक अवस्था में दोष उत्पन्न हो गया है। क्या हुआ जे? प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार का होता है।
वायु प्रदूषण, वायु की जो परिशुद्ध अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था थी, उस अवस्था में मनुष्य के कार्यों के द्वारा दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रदूषण। इसी प्रकार वायु प्रदूषण कहलाएगा, क्योंकि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिल जाती हैं, तो उसमें दोष उत्पन्न हो गए, तो वो वायु प्रदूषण। अगर हमारी मिट्टी की जो प्रारंभिक अवस्था थी या है, उस अवस्था में विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक खाद या बार बार एक ही फसल उगाने से उसकी भी प्रारंभिक अवस्था में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं मृदा प्रदूषण। जल मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक। यदि जल की प्रारंभिक अवस्था जो है, उस अवस्था में मनुष्य के कार्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, रसायन या जहरीले पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, जहरीली वस्तुएं जल में मिल जाती हैं, तो इससे जल प्रदूषण हो जाता है। और वो जल प्रारंभिक अवस्था की जल की अपेक्षा दूषित हो जाता है, इसलिए इसको जल प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य के लिए सहनीय और असहनीय शोर। यदि मनुष्य के लिए सहनीय शोर से अधिक शोर उत्पन्न होता है, तो ऐसे शोर को, ऐसी ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण जैसे हवाई जहाज का निकलना, उससे अत्यधिक शोर होता है। रेलवे पटरी के पास रेलगाड़ियों का निकलना, बारूद इत्यादि चलाना, या फिर आज के युग में बड़े बड़े लाउड स्पीकर रख करके बड़े बड़े साउंड शादियों में या किसी विभिन्न कार्यक्रमों में बजाए जाते हैं। आप कभी भी देखना, जब ऐसी जगह कहीं डीजे बज रहा हो बड़े, उससे वहां आप खड़े हो जाओ तो आपके शरीर में धमक आने लगती है। हम तो कई बार वहां से 4 व्हीलर से गुजरते हैं, तो 4 व्हीलर में कंपन हो जाती है, इतनी जबरदस्त उसमें बीट रहती है। तो ये अवस्थाएं मनुष्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो मनुष्य को अनिद्रा और अपच, जिसको हमारा डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, ये खराब हो जाता है। ये 2 बातें होती हैं ध्वनि प्रदूषण से, अनिद्रा और अपच। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक हमारा छात्र हमसे बोल रहा था कि सर हमको 2 दिन से नींद नहीं आई। तो उसका या तो कारण चिंता हो सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि चिंता से हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त होती है चिंतन से, चिंता से नहीं। दूसरा, या तो वो कहीं ध्वनि प्रदूषण से भी प्रभावित हो सकता है, किसी विवाह में कहीं से ध्वनि उसको आ गई हो, तो जिससे कि उसकी निद्रा उड़ गई हो या नींद ना आ रही हो। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रदूषण से ही मिलती हैं, ध्वनि प्रदूषण। तो ये प्रदूषण के प्रकार हैं। अगला आता है प्रदूषण के कारण। इसमें तो आप लोग अच्छे से लिख ही सकते हो। मनुष्य अपने हित के लिए, चूंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी प्राणी है, अपने स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करता है। अगर किसी मनुष्य से कह दिया जाए कि ये जानवर अगर आप लेकर घर पे आओगे और इस जानवर की गर्दन आप अपने घर के ऊपर रख दोगे तो आप धनवान बन जाओगे, वो मनुष्य काम नहीं करेगा, सबसे पहले उस जानवर को ढूंढेगा। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको हम स्वार्थी प्राणी कहते हैं। तो मनुष्य अपने हित के लिए भविष्य को अंधकार में डाल रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। जैसे जमीन से खनिजों का लगातार दोहन,
आप खनिजों का लगातार दोहन करोगे जमीन के नीचे से, तो कभी ना कभी भूकंप या ज्वालामुखी निश्चित आएंगे। आज आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ठीक है, लेकिन आगे आएंगे। मोटर गाड़ियां, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पर्यावरण में दिन प्रतिदिन ताप वृद्धि हो रही है। एसी, रेफ्रिजरेटर, हम अपने घरों में एयर कंडीशनर लगाते हैं जिससे कि उसके जो आउटर डिवाइस होता है उससे गर्म हवा निकलती है। रेफ्रिजरेटर के भी पीछे जो कॉइल होती है वहां से भी गर्म हवा निकलती है। ये गर्मी कहाँ जाती है? वातावरण में, और हमारे पर्यावरण को दूषित कर देती है। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण मनुष्य के ही स्वार्थ हैं, वो अपने लिए विभिन्न प्रकार के आविष्कार कर रहा है। उन आविष्कारों का कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंध होता है और वो पर्यावरण प्रदूषित हो जाते हैं। या तो वो जंगली जानवरों को नष्ट कर रहा है, या जंगलों को नष्ट कर रहा है, या भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहा है, या जमीन के नीचे से खनिजों का दोहन कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे वो कार्य कर रहा है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले रूपरेखा, उसके बाद आपको निबंध लिखना है। प्रदूषण के प्रभाव, इससे क्या क्या परेशानियां, प्रदूषण के उपाय, रोकथाम के उपाय, प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, और उपसंहार। आप पर्यावरण प्रदूषण में ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र कीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, ये भी कैसे। तो आज आप इस निबंध को अच्छे से समझ ले। निबंध कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, हमने विस्तार से आपको बताया।